हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए भैया, आज का जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू टॉपिक है और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि यार ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म से ही रिलेट करता है ना। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की चर्चा हम तभी कर सकते हैं, इसके बारे में हम तभी बात कर सकते हैं जब हम मैग्नेटिज्म को थोड़ा बहुत समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन को हम अच्छे से समझते हैं, तभी हम इस टॉपिक की अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप ऐसा समझ लीजिए कि पहली बात तो ये टॉपिक हम सभी के लिए यानी ह्यूमैनिटी के लिए या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सामाजिक तौर पे देखूं तो। और आपकी स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपको ये एक या दो क्वेश्चंस देके चला जाता है हर बार, और एक या दो क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। 4 नंबर का मिलना जेईई या नीट में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, और हर टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार अगर वो एक क्वेश्चन भी फ्रेम करके आपको देता है तो आज जेईई में अगर आप अपने 25 क्वेश्चंस में से लगभग 12 और 13 और 15 क्वेश्चंस करके चले आ जाते तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो यार भैया हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, समझो और आगे बढ़ो। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस चैप्टर की शुरुआत कैसे की जाएगी, क्या क्या बातें मैं इस चैप्टर में करने वाला हूं। मैंने इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में डिवाइड करके आपको दिया है, मतलब कहीं ना कहीं मैं 2 लेक्चर्स आपको दूंगा इससे रिलेटेड, जो थ्योरेटिकल एजम्पशन आपके स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी बीच में डाल के दिए हैं, उन न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस कई बार जेईई में या फिर नीट में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी सीयूईटी होता है उसमें पूछे गए हैं। तो भैया इस टॉपिक को मैं कुछ उस ऑर्डर में ही समझना है, ध्यान से समझना है, मेरी भाषा में समझना है। ये भाषा बहुत आसान करके देने वाला हूं आपको। तो देखो आज के सेशन में क्या क्या बातें मैं करने वाला हूं, एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट आप देख ही पाते हैं कि हर लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा उस लेक्चर के बारे में आपको बताता हूं, यानी इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन जब हम डिस्कस कर चुके होंगे, यानी मतलब ये चैप्टर कहां तक जाने वाला है, कैसे चलने वाला है, इसके बारे में जब मैं बता देता हूं, उसके बाद एक वर्ड हम सीखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इस चैप्टर को समझना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने सीखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना हमने सीखा था, वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन यार मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना तो सीखेंगे भी, और इसके अलावा मैं उसको चेंज कैसे कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे किया जा सकता है, बदला कैसे जा सकता है, ये भी बातें करने वाला हूं। क्यों बदलना है इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। रिलेटिव मोशन एक कॉज दिखेगा आपको, रिलेटिव मोशन की हेल्प से भी मैं फ्लक्स को बदलते हुए आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा करंट एंड टाइम फंक्शन, यानी करंट और टाइम को रिलेट करके, यानी कि करंट और टाइम को रिलेट करके भी मैं फ्लक्स चेंज करके आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद इसी बात को ध्यान में रखते हुए फैराडे लॉ इंट्रोड्यूस होता है, मतलब जहां भी फ्लक्स की चेंज की बात होगी वहां पे फैराडे की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। और फैराडे को रेक्टिफाई करना मतलब करेक्ट करना किसने किया? लेंज ने। तो ये सेशन इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहने वाला है, ध्यान से समझना भैया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझते हैं कि ये चैप्टर कैसे चलने वाला है, इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया कि आज का सेशन कैसा होने वाला है, वो बता दिया, क्या क्या बातें मैं करने वाला हूं ये बात ठीक है। इंट्रोडक्शन में यार ये इसका फ्लो, ये कैसे चैप्टर चलेगा और क्या रीजन बनते हैं, मतलब क्या आपको देखने को मिलता है, क्या एप्लीकेशंस आसपास देखने को मिलते हैं, वो सारी बातें ठीक है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर पा रहे हैं, वो भी एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर पा रहे हैं। अगर मैं आज एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर पा रहा हूं जिसका नाम है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट्स ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी जब तक ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्कवर नहीं हुआ तब तक इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता था, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डिस्कवरी बाय निकोला टेस्ला, वैसे इनके बारे में इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ना ही इनके बारे में कोई बात बताई जाती है, बट नहीं बताई जाती तो लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है कि भैया इतने महान आदमी को ऐसे ही क्यों छोड़ कर रख रखा है, तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डिस्कवरी, इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी को बढ़ाना।
जब कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेशन का डिस्कवरी, फैराडेज लॉ का यूज करना, फैराडेज लॉ, इस लॉ का यूज करके डिस्कवरी। और आज हम एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको पता है कि हमारे पास एक एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी है। पहले डीसी होता था और डीसी से मैं बहुत डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाता था। मतलब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत दूर जाके यूज नहीं कर पाता था। लाइक मुझे मेरे घर पे बल्ब जलाना है और मेरे पास बैटरी है तो मैं घर का बल्ब जला सकता हूं, घर में डिवाइसेस जो उन्हें ऑपरेट कर सकता हूं। लेकिन मैं उसी बैटरी की हेल्प से किसी दूसरे घर में या किसी तीसरे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहता हूं तो शायद मुझे लगता है वो बैटरी इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी। दैट्स वाई ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की जरूरत पड़ी। और ऑल्टरनेटिंग करंट तभी हम डिस्कस कर सकते हैं जब बात ईएमआई की हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ा चुका हूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ रिलेशन आराम से समझ आएगा। दैट्स वाई मैंने जस्ट इसके बाद वाला जो चैप्टर रखा है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो भैया ध्यान से समझना। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेके, है ना यार। हम अपने घर में यूज करने वाला जो इंडक्शन है, इंडक्शन, है ना, आप उसे इंडक्शन हीटर कह सकते हैं। वैसे इसका नाम हीटर नहीं होना चाहिए, इंडक्शन वर्ड यूज करते हैं हम अपनी जनरल लाइफ में, हम इंडक्शन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुकिंग में वो हेल्प करता है ना। जैसे अगर मैं फ्यूल का यूज करूं या एलपीजी का यूज करते हैं तो एलपीजी एज अ फ्यूल वर्क करता है, उसे बर्न करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और उससे भोजन बनाते हैं। वैसे ही आप इंडक्शन का यूज करके, इंडक्शन हीटर का यूज करके भी फूड प्रोड्यूस कुक कर सकते हो। ठीक है, तो लाइफ में ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और कई जगह पे, जैसे अगर मैं बात करूं कीमो की, कीमो इस रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक एप्लीकेशन, मतलब मेडिकल साइंस में भरा पड़ा भैया इसका यूज। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी ये चैप्टर की शुरुआत, ये चैप्टर कैसे विजनरी बनने वाला है, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है जहां पे आपको थोड़ा सा फील करना है कि मैं इस चैप्टर में क्यों इंटर करूं, क्या रीजन है। ठीक है, क्लियर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। और वर्ड आपको देखने को मिलता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके क्या बातें हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहली तो हम इसकी बात कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे आसपास दो प्रकार के मैग्नेट देखने को मिलते हैं। एक मैग्नेट होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन्हें आप इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम दे देते हैं। और एक मैग्नेट होते हैं जिनको नाम देते हैं परमानेंट मैग्नेट। किसको नाम देते हैं बेटा? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट यानी मार्केट से आप परमानेंट मैग्नेट बाय कर सकते हो और इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो और परमानेंट मैग्नेट बाय कर सकते हो। जैसे मैं एक सोलेनॉइड की बात करूं, एक सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी और ये सोलेनॉइड बिहेव करने लग जाएगा एज अ मैग्नेट। ये सोलेनॉइड का नॉर्थ और ये मैग्नेट साउथ, इस टाइप का एक फील्ड डेमोंस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसका नाम हम इलेक्ट्रोमैग्नेट रखेंगे। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट रखेंगे? कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तब तक ही मैग्नेटिज्म की चर्चा हो रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद, मतलब अब ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। दैट्स वाई इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, है ना। और वहीं पे अगर मैं परमानेंट मैग्नेट की बात करता हूं तो परमानेंट मैग्नेट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मार्केट में ब्लैक कलर का स्टोन अवेलेबल है, आप खरीद भी सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ऐसा ब्लैक कलर का होता है ना। उसकी शेप अगर इस टाइप की कर दी जाती तो उसे हम बार मैग्नेट नाम देने लग जाते हैं, बार मैग्नेट नाम दे जाते हैं। ये इस प्रकार का, ये है नॉर्थ और ये साउथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ बदला जा सकता है, ये बात आपको पता है। प्रीवियस क्लासेस सब इसी से भरी हुई थी यार, कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन को आपने बदला, इधर हो सकता है साउथ हो जाए, उधर नॉर्थ हो जाए।
लेकिन इसमें फिक्स है, ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है तो ये साउथ है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस टाइप से निकलना और यहां से इस टाइप से इन करना, इस टाइप से। क्लियर? क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके भी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तब है जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद अगर जैसे ही करंट सप्लाई बंद, वैसे ही इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फिर उसके बाद इन लाइंस को आप नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या नाम देते हैं इनको आप? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन नाम देते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज आपको जरा ध्यान में भी रखनी होती हैं। जैसे एक छोटा सा पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर। उसके अलावा इसके बारे में दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। मतलब ये एरो ऐसा बनते हुए, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो एरो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जिस पैटर्न को मैंने एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया है। मैंने ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर दिया कि फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। नो, मैं सिंपली इसको ड्रॉ कर सकता हूं, अपने घर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? आप सिंपल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए या फिर इसके चारों तरफ मैं आयरन पाउडर थ्रो कर दूं, वो आयरन पाउडर कुछ इसी ऑर्डर में, यानी आयरन पाउडर कुछ इसी ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। इसका मतलब वो आयरन पाउडर, यानी आयरन के उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। फोर्स की वजह से वो आयरन पार्टिकल्स, जो आयरन के कण थे, छोटे छोटे कण थे, वो अरेंज हो गए। उसी अरेंजमेंट को हम लाइन कह देते हैं। तो विजुअली अगर हम देखें कि क्या सच में फील्ड लाइंस ऐसी दिखाई देती है? नो, ड्रॉ किया जा सकता है। ये ड्रॉ पैटर्न जो है, ये पैटर्न मैंने अपने मन से ड्रॉ नहीं किया है। आप आयरन फिलिंग का यूज करके, आयरन पाउडर का यूज करके ये पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं एक मैग्नेट के अराउंड। ठीक है? लेकिन इमेजिनरी मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ मैं इनको देख नहीं सकता, मैंने तो केवल एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है उस आयरन फिलिंग के अरेंजमेंट को देख के। क्लियर? इसी वजह से मैं इमेजिनरी कह रहा हूं। तीसरा पॉइंट, दे फॉर्म क्लोज लूप, दे फॉर्म क्लोज लूप। ये जो है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। मतलब अगर मैं एक फील्ड लाइन को ड्रॉ करूं, कंप्लीट फील्ड लाइन को ड्रॉ करूं, तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं कंप्लीट फील्ड लाइन अगर ड्रॉ करूं तो मुझे इस टाइप का फील्ड, यानी सारी फील्ड लाइंस इस टाइप से डाइवर्स होके इस टाइप से एंटर करती हैं। यहां से फील्ड लाइंस का ये इस टाइप से एंटर करना। ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के अंदर कहां से कहां ट्रेवल करती हैं, तो साउथ से नॉर्थ जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? दे फॉर्म क्लोज लूप, एक पूरा कंप्लीट लूप फॉर्म करती हैं। क्लियर? दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक है? डन? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फील्ड की, फील्ड लाइंस की। मुझे केवल इतनी सी प्रॉपर्टीज याद में रखनी है, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा फील नहीं देखना है ना? अगर मुझे यूनिफॉर्म फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ करते टाइम आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म फील्ड को ड्रॉ मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं, यानी फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है, कहीं पे पैरेलल दिखाई दे रही हैं और स्पेसिंग जो है वो इक्वल स्पेसिंग है, इक्वल स्पेसिंग, तो आप इसे यूनिफॉर्म फील्ड नाम दे सकते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड नाम दे सकते हैं, फील्ड दे सकते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड कह सकते हैं। ठीक है? अचीव करने के लिए बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे तरीके हैं जब आप यूनिफॉर्म फील्ड अचीव कर सकते हो। तो ये फील्ड के बारे में डिस्कशन है, फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी, देन फॉर्म क्लोज लूप, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर यूनिफॉर्म बनानी है तो इस टाइप से बनानी है। क्लियर? ठीक है? जैसा कि आप ध्यान से देख पाओ, अगर एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पैरेलल दिखाई दे रही है, मतलब एक मैग्नेट के अंदर हम यूनिफॉर्म फील्ड को ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म फील्ड डेमोंस्ट्रेशन है। डन? इसके अलावा हम इनको काउंट करना। आप कहेंगे सर इसका क्या काउंट है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना? तो यस, इन्हें हम काउंट करेंगे। तो काउंट को क्या कहते हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines associated
पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, प्लीज कभी भी क्लोज सरफेस वर्ड यूज ना करें यहां पे। हमेशा जैसा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर्स में जब मेजर करते थे, कैलकुलेट करते थे, तो वहां पे आप क्लोज सरफेस वर्ड भी यूज कर लेते थे, लेकिन यहां पे आप क्लोज सरफेस वर्ड यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे उसका भी रीजन समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने एक मैग्नेट को एनक्लोज कर दिया और मैंने कहा कि इस एनक्लोज मैग्नेट के साथ, एनक्लोज सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड फील्ड लाइंस बनाओ, कैलकुलेट करो, तो जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से बाहर जा रही उतनी एंटर कर रही हैं, तो नेट हमेशा आपको क्या मिलेगा? 0। तो क्रॉस सेक्शन वर्ड यूज करने की वजह क्या है कि आप या तो इनकमिंग फ्लक्स मेजर कर रहे हो या फिर आउटगोइंग फ्लक्स मेजर कर रहे हो, क्योंकि यहां पे आइसोलेटेड साउथ एंड नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब केवल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसी वजह से आप इसे डायपोल भी कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं। कभी भी अकेला नॉर्थ अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अकेला नॉर्थ अकेले साउथ एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एनक्लोज लूप के लिए कैलकुलेशन करने जाएंगे, इनक्लोज सरफेस एरिया के लिए कैलकुलेशन करने जाएंगे, तो आपको फ्लक्स हमेशा 0 ही मिलेगा। इसलिए आप क्रॉस सेक्शन वर्ड यूज करते हैं, और केवल या तो आप इनकमिंग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं या तो आप आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर? अब फ्लक्स कैलकुलेट करना है किस किस सिचुएशन? फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले, ठीक है। तो मेरे पास एक मैग्नेट, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट हो सकता है, ये परमानेंट मैग्नेट मैंने बना लिया। नॉर्थ एंड साउथ फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से डाइवर्स हो रही हैं और इस टाइप से एंटर कर रही हैं, डाइवर्स फील्ड लाइंस, क्लियर? और मैंने कहा कि मैंने इसको एनक्लोज कर दिया और मैं केवल आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं। आउटगोइंग फ्लक्स मैंने एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया, एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करना, लाइक मैं इसे व्हाइट से ड्रॉ कर देता हूं यहां से। तो यहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी B, और अगर मैं स्मॉल सरफेस एरिया DS कंसीडर कर दूं, इस सरफेस एरिया के साथ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस एरिया, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस सरफेस एरिया, यानी इस सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? d phi से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वहां पे d phi E होता था, यहां पे d phi B कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू BDS, है ना? ये हम केवल अभी आउटगोइंग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, आउटगोइंग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक स्मॉल सरफेस एरिया के लिए कैलकुलेट करना है अगर आपने, तो स्मॉल सरफेस एरिया के, ऐसे मैं कोई और भी स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करता तो BDS। अगर फाई टोटल की बात करूं तो मैं उसे इंटीग्रेशन ऑफ BDS कर सकता हूं। मैं क्लोज इंटीग्रेशन वर्ड यहां पे यूज नहीं करूंगा। मतलब जनरली अगर हम याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप ऐसा राउंड लगा देते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने जाते थे, तो आपको पता है वहां पे आप क्लोज सरफेस के लिए मेजरमेंट कर सकते थे, लेकिन यहां पे आप क्लोज सरफेस के लिए मेजरमेंट नहीं करोगे। एक पर्टिकुलर सरफेस के साथ, जिसके साथ या तो इनकमिंग फ्लक्स है या तो आउटगोइंग फ्लक्स है, वहीं पे आप कैलकुलेशन कर रहे होगे, ठीक है? तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये तरीका, डन। इसके अलावा और भी तरीके, कि अगर मेरे पास फील्ड ये है, ये फील्ड है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल B हो सकता है। तो आपको पता है फ्लक्स कैलकुलेट करना, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? BA। आपको पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसा तभी हो सकता है जब इनके बीच प्रोडक्ट कौन सा हो? डॉट प्रोडक्ट, यानी BA cos थीटा। यानी फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में बनने वाले एंगल का मुझे पता हो, तो उस केस में मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो फ्लक्स कितना आएगा? BA cos थीटा, क्लियर? अगर मैं फ्लक्स मैक्सिमम की बात करता हूं, तो मैक्सिमम के लिए जो cos थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? cos थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब B इंटू A, यानी फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल
एंगल 0 डिग्री होगा। अगर फ्लक्स मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल जब 0 डिग्री होता है उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम, और जब 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स मिनिमम, और फ्लक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 0। फ्लक्स मिनिमम आपके पास 0 है। क्लियर? फ्लक्स इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप BDS ये भी लगा सकते हैं, BA cos थीटा भी लगा सकते हैं, B डॉट, या फिर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फ्लक्स का डॉट प्रोडक्ट भी है। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट, ये फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका, बेसिक रिलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम जैसा कुछ भी नहीं है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेजर करने के लिए कुछ भी गॉस थ्योरम जैसा नहीं है। इसका मतलब है यहां पे आप फ्लक्स जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक पर्सन के लिए, एक ऐसे सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर पाना ही आसान है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आप कैलकुलेशन कर पाओगे, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है? क्लियर है? तो ये अजम्पशंस, ये थॉट थोड़ा सा आपको समझ के चलने हैं और कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। डन? क्लियर है? डन। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूले और भी यूज कर सकते हो। ठीक है? तो फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, ये पता चल गया। फ्लक्स होता क्या है ये भी आपको पता चल गया। इसके अलावा देखते हैं यार कि मैं फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्या मुझे फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। देखते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो ध्यान से, लिखा है फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ एरिया बाउंडेड बाय एन क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप कैन बी चेंजिंग बाय चेंजिंग, चेंज्ड बाय चेंजिंग। ठीक है? अब आपको पता है क्या है फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मुझे चेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज कंडक्टिंग लूप। ठीक है? एरिया ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? मुझे किसी भी सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है मेरे पास, जैसे ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड है, और इसमें एक एरिया ऑफ, ये एरिया है। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो यहां पे एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है और इसका जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी जेड एक्सिस पे। अगर मैं इस कॉइल को या फिर इस एरिया को एक एंगल पे रोटेट करने लग जाऊं तो आपको पता है इसके साथ फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा से मैं रोटेट करना स्टार्ट कर दूं तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे ये एंगल बदलेगा। तो आपको पता है फ्लक्स चेंज करने का मेरे पास ये तरीका भी है, यानी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मैं लगातार एंगल बदल दूं तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी B को बदल दूं, B को कम या ज्यादा कर दूं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का मतलब BA cos थीटा होता है। अगर B को कम या ज्यादा करोगे तब भी आपके पास फ्लक्स लिंकेज जो है वो बदल जाएगा, और एरिया ऑफ द लूप चेंज करोगे यानी एरिया बदलोगे तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स चेंज करने के कई सारे तरीके हैं, तो इसका मतलब यहां पे आंसर आपके पास क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों कंडीशंस यहां पे फुलफिल हो रही है ना। वैसे मैं फ्लक्स चेंज करने के और भी आपको पैटर्न बताऊंगा और बहुत सारे तरीके मुझे आपको बताने हैं, बट अभी एक क्वेश्चन आ गया था, दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक थ्रू इट इज शोन इन फिगर, यानी करंट बदल रहा है। करंट कितना है पहले 4 एम्पियर, यानी अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं तो 0 पे करंट कितना है 4 एम्पियर, और आपको पता है 0.1 सेकेंड में, देखो ध्यान से, 0.1 सेकेंड में करंट 4 से कितना हो गया 0, यानी अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करता हूं तो t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, दैट इज इक्वल टू 0 4 एम्पियर, और t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो करंट आपके पास कितना है 0 एम्पियर, यानी 0.1 सेकेंड में करंट 4 से 0 हो गया करंट। ठीक है, इज शोन इन फिगर।
as a function of time, the magnitude of change in flux through the coil is in Weber. Change in flux calculate करना है. क्या calculate करना है? Change in flux through the coil. यानी change in flux कितना हुआ होगा. ठीक है. अब यार ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि सही जगह पे प्लेस्ड नहीं है. एक्चुअली मुझे कुछ टॉपिक आपको पढ़ाना है, उसके बाद इसको आप आराम से पास कर सकते थे. ठीक है, आराम से कर सकते थे. लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मैंने अभी तक कुछ इस टाइप के एनालिसिस आपको दिए नहीं है. एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट. आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं कॉइल की बात करूं, एक कॉइल की मैं बात करूं, तो कॉइल की जो ये कॉइल है, कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है. The induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in figure. तो आपको पता है कि इसमें जो करंट है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है? 4 से 0 एम्पियर. यानी पहले 4 एम्पियर था और वो कितना है? 0 एम्पियर. कितने टाइम में? T इज इक्वल टू कितने टाइम में? T इज इक्वल टू आपके पास कितना टाइम है? दैट इज 0.1 सेकेंड. ठीक है. इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स. आपको मैं बता देता हूं, फ्लक्स EMF इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ L di बाई dt. और आपको पता है EMF इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ d phi b अपॉन dt. ठीक है. तो माइनस ऑफ d phi b अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di बाई dt. तो अगर मुझे यहां पे ये वाला रिलेशन जो है, ये रिलेशन मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं. आगे आपको इसकी कैलकुलेशन आराम से समझ आ जाएगी. ठीक है, आराम से कैलकुलेशन समझ आएगी. लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखने को तभी मिलती है, यानी ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स का पता चल जाएगा. लेकिन अभी मैंने इस टाइप के एनालिसिस आपको नहीं दिए. क्लियर? ठीक है. ऐसे ही ये भी एक केस है, इस केस को भी हम सॉल्व करेंगे. लेकिन मैं कहता हूं आप लोग इसे सॉल्व करो. मैं क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे दिया है, आप इस क्वेश्चन को देखो और यहां पर भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो. क्या कैलकुलेशन बन सकती है वो भी आप एक बार नोटिस करो, क्या कैलकुलेशन बन सकती है. ठीक है. Figure shown below represent an area of 0.5 मीटर स्क्वायर. 0.5 मीटर. देखो ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम जो है वो मैं बना देता हूँ. ये थोड़ा सा एक्चुअली ब्लैक है और ब्लू पे आपको दिख नहीं रहा. और फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कुछ ऐसा है. ऐसा है. ठीक है. और जो एरिया वेक्टर है, ये जो एंगल है वो आपका है 60 डिग्री. 60 डिग्री. इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं. क्लियर? जो एरिया वेक्टर है, दोबारा से मैं बना देता हूं. जो एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस. ये प्रॉपर मैं बना देता हूं, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस. और इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा? 60 डिग्री. क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड के साथ इतना एंगल बना रखा है. तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच में. तो यहां पे कैलकुलेट करना है. लिखा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया वुड बी इक्वल टू. यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इस केस में कैलकुलेट करना, दैट इज BA cos थीटा. फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेशन करो. चलो कैलकुलेशन करके दिखाओ. लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी समझने वाली बात है. जनरली स्टूडेंट यहां पे ये वाला एंगल कॉन्सेप्ट में ले लेता है, ये वाला एंगल. ठीक है. ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ जा रही है? इससे इधर की तरफ. क्लियर? तो एरिया वेक्टर आपके पास क्या है? ये ए वेक्टर है. ए का यहां पे एक कंपोनेंट यहां पे, दैट इज A cos थीटा. और यहां पे आपके पास क्या है? दैट इज A sin थीटा. A sin थीटा और A cos थीटा. क्लियर? A का आप रेजोल्यूशन कर सकते हो. A का जो आपने रेजोल्यूशन किया A cos थीटा, तो आपको पता है फ्लक्स लिंकेज विद दिस मैग्नेटिक फील्ड B, दैट इज BA cos थीटा. यहां पे B आपके पास कितना है? B आपके पास है 2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास कितना है? 0.5. और cos 60 डिग्री यानी 2 इंटू 0.5 इंटू cos 60 में, दैट इज 1/2. 2 से 2 यानी 0.5 वेबर. ये आपके पास आंसर हो जाएगा. क्लियर? डन. क्लियर? तो फ्लक्स कैलकुलेट करना, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है.
तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कैसे मेजर करेंगे, प्लीज आप एक बार ध्यान से देख लो, देख लिया आपने, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा अब मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकते हैं ये सिखाना है। वैसे एक क्वेश्चन आपको मिला भी ऐसा, लेकिन मैं आपको ये क्यों सिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस चैप्टर का बेस ही यहीं पे बिल्ड होता है, यहीं से शुरू होता है ये चैप्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे बदला जा सकता है, पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, यानी बनाते हैं कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे की जा सकती है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी। आपको पता है कि अगर मैं यहां पे एक ये वायर लूं, ये वायर लूं, मुझे बताओ क्या इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, यानी अगर इसके राइट में मैं यहां पर आर डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, यस है। कितने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो पता है ना आपको। देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन क्या है, आर वेक्टर आपके पास ये है, आइडियल वेक्टर आपके पास ये है, आइडियल से आर की तरफ फोल्ड किया तो थंब इनवर्ड, यानी इसका मतलब एक तार के राइट हैंड साइड में यहां पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये एक लूप है ना, जिसके साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे बदलनी है, तो मुझे बताओ इसमें करंट आई जा रहा है। अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू, यानी फ्लक्स जो होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है। तो फ्लक्स लिंकेज विथ एनी ऑफ द क्रॉस सेक्शन रीजन, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदल दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को बदल दिया जाए तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदल जाएगा। ये तो बात समझ आती है, इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदल जाता है। इसका मतलब अगर मैं इसका करंट कम या ज्यादा करता हूं, यानी करंट को मैं क्या कर दूं, करंट को अगर मैं वेरिंग कर दूं, क्या कर दूं, वेरिंग करंट, वेरिंग करंट, ठीक है। तो वेरिंग करंट हो सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज का कॉज बन जाए, ठीक है। वैसे मैंने इसकी हेडिंग्स आगे रख रखी हैं, बट यहीं से शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलना। एक तरीका ये, फर्स्ट तरीका। दूसरा, ये मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करूं तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से ड्रॉ होती हुई दिखाई देंगी आपको, इस टाइप से, है ना, नॉर्थ से। वैसे ये सारी साउथ में कन्वर्ज होंगी। और मैं इस सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ये। तो आपको पता है कि जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को क्लोज लेके आऊंगा या फिर मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा, मैग्नेट को मैं क्लोज लेके आ रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, क्लोज लेके जा रहा हूं, दूर, तो इसके साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार बदलेंगी, है ना। इसे न्यूमैन्स रिलेशन कहता है, यानी रिलेटिव मोशन जो है वो कॉज बन सकती है, रिलेटिव मोशन जो है वो कॉज बन सकती है चेंज इन फ्लक्स का, यानी चेंज इन फ्लक्स ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। और भी एग्जांपल देता हूं। आपके पास ये एक कॉइल है और उसके नजदीक एक और कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल, इसमें मैं करंट को फ्लो कराता हूं, है ना। अब ये कॉइल इसके एक्सिस पे ही प्लेस्ड है, इस कॉइल। तो आप मुझे बताओ क्या इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट होंगी, पहली वाली कॉइल के साथ, पहली वाली कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर्स में एसोसिएट होंगी, बिल्कुल एसोसिएट होंगी नंबर्स में। अगर यहां से करंट आउटवर्ड आ रहा है, यहां से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां से अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो आप ध्यान से देखो दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो आपको पता है प्राइमरी जो कॉइल है वो सेकेंडरी कॉइल आपके पास ये है। तो मुझे बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड थी वो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी तो एसोसिएट हो गई इनडायरेक्टली। तो मुझे बताओ, एक बात क्लियर होती है कि भाई अगर मैं इसमें करंट का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा करूंगा, इस कॉइल प्राइमरी कॉइल में करंट को कम या ज्यादा करूंगा, तो प्राइमरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड लिंक्ड जो फ्लक्स है वो बदलेगा, तो इनडायरेक्टली वो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी बदलेगा। यानी यहां पे मैंने करंट को क्या बना दिया, करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे मैं करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में बदलूंगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये भी एक तरीका है। इसके अलावा ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को मैं एंटर करा रहा हूं, v वेलोसिटी से मैं इसको लेके जा रहा हूं।
तो आपको पता है जैसे जैसे फील्ड में एंटर करेगा वैसे ही इसके साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आपको पता है कुछ देर बाद ये लूप इसके अंदर आ जाएगा, वो कुछ देर तक अभी वो अंदर ही है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो भी फ्लक्स बदलेगा। यानी जैसे जैसे ये कॉइल इसके अंदर आ रही, जब तक बाहर थी, जैसे ही अंदर गई तो फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज हुआ, बीच में आ गई तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, जब इससे बाहर निकलेगी तो ये भी फ्लक्स बदलेगा। ठीक है, क्लियर? तो फ्लक्स लिंकेज यानी फ्लक्स चेंज यहां पे भी देखा जा सकता है। क्लियर है ना? तो फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स चेंज आपको 2-3 सिचुएशन बता दी, और भी मैं सिचुएशन आपको बता सकता हूं। देखो, जैसे मेरे पास ये कॉइल है और दूसरी कॉइल मेरे पास ये है। प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट को फ्लो कराया। ठीक है, तो जब मैं प्राइमरी कॉइल में, तो यहां पर यानी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो गई। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल में करंट को कम या ज्यादा करूंगा। आपको पता है सेंटर, अगर इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस आर है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। तो आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड को जैसे जैसे बदलोगे तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी बदलेगा। तो फ्लक्स लिंकेज यानी फ्लक्स चेंज यहां पे भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक शेप कुछ इस प्रकार से रखी है। तो इसके साथ एसोसिएटेड, यानी इसको मैं इधर से खींचने लग जाऊं, तो जब मैं इसे खींचने लग जाऊंगा तो आपको क्या होगा? मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, ऐसा शेप बदलती हुई दिखाई। तो शेप चेंज, शेप चेंज, शेप चेंज से भी फ्लक्स बदल रहा है। मतलब अगर मैं नेक्स्ट शेप आपको दिखा दूं तो नेक्स्ट शेप मेरी क्या बनती हुई दिखाई देगी? ये जो येलो रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी नेक्स्ट शेप है, और इस शेप का जो एरिया है वो बदल चुका है। ठीक है, तो मैं डिफॉर्म कर रहा हूं। अगर मैं डिफॉर्म कर रहा हूं तो ये सरफेस एरिया बदल रहा है, और सरफेस एरिया बदल रहा है मतलब फ्लक्स बदल रहा है। तो आपको पता है बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती है जहां पे फ्लक्स चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। फ्लक्स चेंजेस क्यों, यानी कैलकुलेट कैसे करते हैं, फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स चेंज कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता है फ्लक्स चेंजेस को फैराडे ने एक्सेप्ट कर लिया। फैराडे ने देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा। क्या देखा? यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी शुरू होती है। अभी तक मैं फ्लक्स की चर्चा कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैंने कोई बात नहीं की। यहां से चर्चा शुरू होती है। क्या चर्चा शुरू होती है? फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया? ध्यान से सुनो। द रेट ऑफ चेंज, क्या? द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux, rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF, induced EMF। वैसे ये वर्ड EMF वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ भी नहीं है, ये एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। मतलब ये एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सिंपली आप EMF की जगह पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करोगे तो उससे कोई गलत नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी टर्म गलत नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता था? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, है ना? क्यों EMF वर्ड यूज करते हैं, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज नहीं करते हैं, ये अभी आपको समझ आएगा। अभी केवल आप इतना समझिए। कैसे समझेंगे? थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी मोड में उसको लेके जाते हैं। ये कॉइल मेरे पास ये है, दूसरी कॉइल मेरे पास ये है, और दूसरी कॉइल में मैंने क्या किया? यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और मैंने इसके साथ एक बैटरी लगाई और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस,
आर, आर को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है कुछ इस टाइप से, यहां से करंट का अंदर की तरफ जाना और यहां से करंट का बाहर की तरफ आना। तो अगर राइट हैंड रूल की बात की जाए तो फ्लक्स लिंक कर जाएगा, दोनों कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक कर जाएगा। वैसे ये फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसकी, प्राइमरी कॉइल के साथ, लेकिन वो इनडायरेक्ट, क्योंकि कॉइल उसके नजदीक रखी हुई है तो सिंपल सी बात है सेकेंडरी कॉइल के साथ भी फ्लक्स लिंक। यानी यहां पर, यानी ये कॉइल और ये कॉइल, दोनों कॉइल एक दूसरे से लिंक्ड क्यों है, लिंक्ड कैसे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू लिंक्ड है। इसके अलावा कोई कंडक्टिंग सिचुएशन तो इनके बीच में दिख नहीं रही है। तो देखने को क्या मिला कि जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर रहा था, वैसे वैसे करंट की वैल्यू यानी आई की वैल्यू क्या होती थी, कम या ज्यादा होती थी। जैसे जैसे करंट रेजिस्टेंस घटाता था करंट बढ़ता था, करंट कम या ज्यादा हुआ। करंट कम या ज्यादा मैंने प्राइमरी कॉइल में किया, करंट कम या ज्यादा मैंने प्राइमरी कॉइल में किया। सेकेंडरी कॉइल में मुझे क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी कॉइल के गैल्वेनोमीटर मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिले, डिफ्लेक्शन देखने को मिले। क्लियर? तो वहां से डिफ्लेक्शन जो देखने को मिले, इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में कहीं ना कहीं करंट है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करके दे रहा है, यानी सेकेंडरी कॉइल में कहीं ना कहीं करंट है। करंट है, करंट तभी हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 100% इस कॉइल के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, यानी इस एंड का पोटेंशियल VA तो इस एंड का पोटेंशियल VB आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट देखने को मिल सकता है। हाँ, अब कौन बड़ा है, यानी VA बड़ा है, VB बड़ा है, VB छोटा है, VA बड़ा है, ये अभी नहीं पता था। अभी ये केवल इतनी सी बात थी, करंट देखने को मिला। इस करंट का नाम, यानी जिस डिफ्लेक्शन को देखने को मिला, यहां पे जो करंट था, इसका मतलब उस करंट का नाम रखा गया इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम रखा गया, इंड्यूस्ड करंट। उसका नाम इंड्यूस्ड करंट नाम रख दिया गया। क्लियर? वो इंड्यूस्ड करंट था। क्लियर? और जिस चार्ज के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, मतलब जिस चार्ज की वजह से चार्ज फ्लो किया होगा तभी तो इंड्यूस्ड करंट है, उस चार्ज का नाम रख दिया गया इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। और जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऐसा हुआ, यानी VA माइनस ऑफ VB, उसका नाम रखा गया इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF। EMF इसलिए कि कॉइल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंड्यूस्ड EMF इसलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। There is the presence of internal resistance of the coil। अगर इस कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज कर लेते, पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज कर लेते। आपको बैटरी के केस में मैंने भी बात बताई थी। बैटरी केस में क्या था कि जब हम बैटरी के केस की बात करते तो बैटरी केस का क्या था कि बैटरी में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता था। तो EMF क्या होता था, EMF का मतलब वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर इंक्लूडिंग सेल। सेल के अंदर भी तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, चार्ज इस कॉइल के अंदर भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में जा रहा है वो अच्छी ठीक है, लेकिन वो कॉइल के अंदर भी तो मूव कर रहा होगा। तो कॉइल यहाँ पे दो जगह काम कर रही है, वो खुद पे भी काम कर रही है और बाहर अगर कोई रेजिस्टेंस लगाओ तो उसके अक्रॉस भी काम कर रही है। दैट्स व्हाई वहां पे EMF वर्ड यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो EMF जो था उसको कैसे लिखा गया, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी फ्लक्स को बदलने की वजह से EMF इंड्यूस्ड हुआ। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं तो लिमिट t टेंडेड टू 0 d phi b अपॉन dt। मैं एक इंटरवल की बात करूं दैट इज डेल्टा phi b अपॉन डेल्टा t, और अगर मैं इंस्टेंटेनियस बात करूं, बहुत छोटे इंटरवल की मैं बात करता हूं, तो d phi b अपॉन dt। क्लियर? डन है? समझ आ गया? ठीक है। लेकिन अभी ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था, वह करेक्ट मैं अभी लिख देता हूं बट आपको आगे समझाऊंगा। यहां पर उन्होंने माइनस भी लगाया था, किसने लगाया था ये बात को आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है? तो फैराडे स्टेटमेंट और फैराडे लॉ को समझने की कोशिश करो, बारीकी समझने की कोशिश करो। लेकिन अभी ये कंक्लूड नहीं हुआ है, अभी ये नहीं पता, चलो EMF इंड्यूस्ड हुआ ठीक है, ये नहीं पता कौन सा एंड हाई है कौन सा लो है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये नहीं पता है। तो EMF इंड्यूस्ड हुआ ठीक है, ये बात किसने दे दी,
फैराडे एक्सपेरिमेंट ने, लेकिन अभी ये कंक्लूड नहीं हुई है, ये अभी कंक्लूड नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। और भी एग्जांपल, और भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे। उन्होंने क्या किया, ये तो सिचुएशन ली थी, एक और सिचुएशन ली, ये सिचुएशन लेके देखी उन्होंने। इसके राइट हैंड साइड में, अगर इसमें करंट है आई, तो इसके राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस, और अगर यहां पे मैं एक क्वाइल प्लेस कर दूं, ठीक है, कंडक्टिंग क्वाइल। कैसी प्लेस कर दूं बेटा, कंडक्टिंग क्वाइल। ध्यान रखना, कंडक्टिंग क्वाइल, यानी अभी मैंने जो ये वाला क्वाइल भी लिया था, ये वाला सेकेंडरी क्वाइल, ये भी कंडक्टिंग था, नॉन कंडक्टिंग क्वाइल मैंने नहीं लिया था, मतलब एल्यूमिनियम से या कॉपर से बनी हुई क्वाइल रख दी। ठीक है, अब मैं करंट को या कम या ज्यादा कर रहा था, करंट को कम या ज्यादा कर रहा था। देखने को क्या मिला कि अगर यहां पर एक बल्ब लगा दिया जाए, यहां पे एक बल्ब लगा दिया जाए, तो बल्ब ब्लिंक करता हुआ नजर आया, बल्ब ब्लिंक करता हुआ नजर आया, मतलब कॉइल में कहीं ना कहीं करंट का प्रेजेंस था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बल्ब के अक्रॉस, यानी बल्ब के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, तभी वो बल्ब ब्लिंक किया। तो यहां भी फ्लक्स, यानी जब तक करंट कांस्टेंट था, यानी जब तक करंट आई जो था वो कांस्टेंट था, तो बल्ब ऑफ था। और जैसे ही मैंने आई को कम या ज्यादा किया, यानी आई वेरी किया, वैसे ही बल्ब जो था वो ऑन हो गया। यानी बल्ब का ब्लिंक करना मतलब ऑन होना। तो ये भी एक सिचुएशन देखने को मिली एक्सपेरिमेंटली। इससे पहली वाली सिचुएशन भी एक्सपेरिमेंटली देखने को मिली। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे जा सकते हैं जहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, जहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता हुआ नजर आया। ठीक है, लेकिन ये बात कंक्लूड नहीं थी। कंक्लूड किसने किया उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, उसके लिए हमें कौन सा लॉ पढ़ना पड़ेगा, लेंज लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो इससे पहले काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार थोड़ा लेंज लॉ का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेंज लॉ, क्योंकि लेंज लॉ कहीं ना कहीं कंक्लूड करता है इस बात को। अभी तक तो केवल सिंपल से एनालिसिस थे, अब ये कंक्लूड करने वाला लॉ है, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे प्लीज ध्यान से समझना। लेंज लॉ ने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किए थे उनको क्या किया, फिर से दिखाया। ठीक है, और यहां पे अगर राइट हैंड साइड में कॉइल रखी हुई है तो इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड है। तो लेंज लॉ ने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि जो आई था, आई को अगर इंक्रीज करते थे, मतलब ग्रो, तो 100% अगर मैं राइट हैंड साइड में रखी कॉइल देखूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो भी इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो मुझे बताओ कि देयर इज द चेंज इन फ्लक्स अकर, मतलब दूसरी जो कॉइल रखी, देयर इज द चेंज इन फ्लक्स अकर, चेंज इन फ्लक्स अकर, यानी जैसे जैसे करंट में चेंजेस वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज मतलब फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज। और आपको पता है यहां पे फ्लक्स भी क्या कर रहा था, मतलब आई बढ़ा, करंट बढ़ा, बी बढ़ा और बी बढ़ा, तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद इट इंक्रीज कर गए। तो लेंज ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेटमेंट यहां पे ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट ही आपको कंक्लूड करके दे देगा सारी चीज। ठीक है, कैसे कि जिसकी वजह से ये फ्लक्स चेंज हुआ या फिर इसके साथ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, पूरा सिस्टम इस बात का विरोध करता है। ठीक है, यानी द सिस्टम opposes the cause of change in flux or EMF or cause to induced EMF, यानी पूरा सिस्टम उस बात का विरोध करता है,
द सिस्टम अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यानी क्या है कि इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, यानी जो कॉइल है इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, यानी कॉइल क्या कहेगी, कहेगी कि मेरे साथ एसोसिएटेड फ्लक्स को मत बदलो, वो विरोध करने लग जाएगी। ठीक है, वो क्या करने लग जाएगी, अपोज करने लग जाएगी। कैसे अपोज करेगी बताता हूं आपको। तो जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे इसके साथ एसोसिएटेड फील्ड यानी फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो ये कॉइल क्या करेगी, अपने साथ एसोसिएटेड फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी, क्या चाहेगी, जैसे जैसे, यानी आप पॉइंट लिखो यहां पे, जैसे 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 फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा कॉइल उसे कम करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। यानी फ्लक्स को वो कम करना चाहेगी, और वो कम तभी कर सकती है जब वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले, यानी आउटवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, यानी कॉइल कुछ ऐसा करे जिससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो जाए। भाई इसके साथ एसोसिएटेड फील्ड लाइंस अंदर की तरफ थी, तो ये कॉइल क्या कर दे, अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर दे तो क्या होगा, इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस कर लेगी। क्या, एक करंट प्रोड्यूस कर लेगी, यानी आई इंड्यूस्ड, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, जिससे जो मैंने व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो व्हाइट कलर से जो ये फील्ड बनी है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी येलो जो ये व्हाइट रिमार्क है, ये व्हाइट जो है ये आउटवर्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्या कर रही है, जो कि रेगुलर फील्ड का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। यानी जो रेगुलर फील्ड थी वो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर थी, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब एसोसिएटेड फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहती है। तो एक करंट प्रोड्यूस कर लिया कि नहीं, करंट प्रोड्यूस कर लिया। दैट्स वाई वहां पर जहां पे मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन लगता है, यहां पे माइनस साइन लगता है। तो माइनस साइन क्या है, माइनस साइन का मतलब यहां पे रेजिस्ट, विरोध की बातें हो रही हैं, इस वजह से माइनस साइन लगा। क्लियर, डन। तो प्लीज आप इस बात को थोड़ा सा नोटिस करना। तो स्टेटमेंट को करेक्ट किया गया, और फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स यानी माइनस ऑफ डी फाइव बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई एम एफ। माइनस साइन जो है वो उसके विरोध को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड प्रिंसिपल है। एनर्जी को बर्बाद नहीं करना चाहता, दैट्स वाई वो ऐसा कर रहा है, जितनी है उतनी ही बनी रहनी चाहता है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, यहीं पे दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस कैसे लेंगे कि मतलब आपके पास अब क्या है, मान लेते हैं यही आपके पास, फिर से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसमें करंट की डायरेक्शन को नहीं बदल रहा हूं, प्लीज करंट की डायरेक्शन को वही है, करंट अभी भी ऊपर के, लेकिन इसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिक्रीज कर रहा हूं। तो यहां पे जो कॉइल है, यहां पे जो उसके नजदीक रखी कॉइल है, उस कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कैसा है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि ये तार के राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे, किधर की तरफ है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। कितनी दूर, इससे आर डिस्टेंस पे। तो करंट को डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, फ्लक्स डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो कॉइल चाहेगी इसके साथ खुद, मतलब फ्लक्स बढ़ जाए, विरोध करेगी। कम करोगे तो बढ़ाना चाहेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगी, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो किधर की तरफ करेगी, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर ये एसोसिएटेड थी, एसोसिएटेड बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब करंट क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट, और इसमें पीछे वाले में एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसा तभी हो सकता है, प्लीज बारीकी से समझने की कोशिश करो, ऐसा तभी हो सकता है
पहले वाले केस में कि बहुत सारी सेल इस टाइप से सीरीज में कनेक्टेड हो। इस टाइप से बहुत सारी सेल, अब ध्यान से देख लो। तो अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, तो ये एंड कैसा है? पॉजिटिव, और ये एंड कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, तभी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। और इस केस में देखो, तभी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। और इसके पिछले वाले केस में देखो, तो पिछले वाले केस में बना के दिखा देता हूं, व्हाइट कलर से बना देता हूं। करंट ऐसे फ्लो करे, करंट ऐसा तभी फ्लो कर सकता है जब ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, 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 इस टाइप से। तो अगर अब यहां से रफ कर लें, यहां पे ध्यान से देखो प्लीज, तो ये एंड कैसा है? पॉजिटिव एंड है, और ये कैसा है? नेगेटिव एंड है। ये एंड कैसा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहां पे क्या है? ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से। करंट इसमें किधर की तरफ था? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव होगा इस एंड में, ये एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा ना। ये एंड कैसा होगा? पॉजिटिव, और ये कैसा होगा? नेगेटिव एंड हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो लेंज लॉ है वो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करने में मदद कर रहा है। कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे, ये भी बता रहा है। तो इसका मतलब लेंज लॉ तभी हम फैराडे लॉ को हम कंक्लूडेड तभी समझ सकते हैं जब मैं डायरेक्शन की भी बात कर पाऊं। और एग्जांपल देते हैं, यहां पे एग्जांपल लो। जैसे मेरे पास ये कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? कुछ ऐसे इस प्रकार से जाएंगे, इस टाइप से। क्लियर? अब जैसे जैसे मैग्नेट को आप नजदीक लेके आओगे, मैग्नेट को जैसे नजदीक लेके आओगे, आपको पता है इस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स इंक्रीज करेगा। ये कॉइल क्या चाहेगी? फ्लक्स को डिक्रीज कराना, मतलब वो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना करेगी इधर की तरफ। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी है, बी इंड्यूस्ड, और ये रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है कि नहीं? तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विरोध कर रही है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब करंट, यानी इसमें करंट फ्लो करे, करंट अंदर की तरफ जाए और यहां पे करंट बाहर की तरफ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि देखो ध्यान से कि फ्लक्स जहां भी, इसका मतलब जो विरोध वर्ड है वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करने में मदद करेगा। तो अगर मैं यहां से आंखें मेरी होती और यहां से देख रहा होता, तो मुझे करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होता। कैसे दिखाई दे होता? क्लॉकवाइज। वो डिपेंड करता है मैं देख कहां से रहा हूं। ठीक है, मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, उस साइड से देखूंगा तो मैं क्लॉकवाइज देख पाऊंगा। क्लियर है? तो लेंज लॉ, अब लेंज लॉ पे आधारित, और ये देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने फैराडे लॉ पे और लेंज लॉ पे आधारित कुछ क्वेश्चन, प्लीज इन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं। कुछ मैं होमवर्क भी आपको दूंगा, है ना। तो मेरे पास आज का पहला क्वेश्चन ये है, प्लीज देखो, फैराडे एंड लेंज लॉ पे आधारित क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंड्यूस्ड चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज ऑफ फ्लक्स, टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, नन ऑफ दीज। आपको पता है जो इंड्यूस्ड चार्ज है इज इंडिपेंडेंट, जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पे चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए, चेंज इन फ्लक्स, टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट ही क्यों ना कर लें। अब कैलकुलेशन करने के लिए अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस बल्ब के रेजिस्टेंस को R मान लूं, सर्किट में फ्लो है, यानी करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट को इंक्रीज करोगे इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, कॉइल क्या चाहेगी? डिक्रीज कर जाए, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और ऐसा तभी कर सकती है जब वो एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराए, करंट को फ्लो ऐसे कराए। ये तो लेंज लॉ से समझ आ गया ना। फैराडे लॉ से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, लेंज लॉ ने हमें डायरेक्शन बता दी। क्लियर? डायरेक्शन बता दी। अब अगर मैं बोलूं कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है, या फिर बल्ब का रेजिस्टेंस R है, बल्ब का रेजिस्टेंस R है, तो
ईएमएफ क्या था? ईएमएफ था माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। ईएमएफ इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस वन अपॉन आर डी फाई बी अपॉन डी टी। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और आई इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डी फाई बी अपॉन डी टी, डी टी डी टी से यानी डी क्यू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डी फाई बी। यानी जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो चेंज इन फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, वो रेजिस्टेंस से भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है ना, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहां पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स भी डिपेंड करता है, बट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो टाइम इंडिपेंडेंट है। क्लियर? और क्वेश्चन देखो, लिखा है एक कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स परपेंडिकुलर पोल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन लूप इज, it is translated, it is rotated about its axis, both A and B, it is rotated about its diameter। अब ध्यान से देखो कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई, कंडक्टिंग कॉइल रखी हुई है, कंडक्टिंग कॉइल रखी हुई है। अगर आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन दोगे, यानी इधर की तरफ मूव कराओगे या इधर की तरफ मूव कराओगे, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी डायमीट्रिक एक्सिस के अलोंग, डायमेट्रिक एक्सिस के अलोंग इसे रोटेट करोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा बी ए कॉस थीटा। लगातार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इट इज ट्रांसलेटेड, देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। यानी आपको पता है अगर आप एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कराओगे तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, बट अगर आप इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर तो आपको पता है फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। अगर डायमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग आप उसे रोटेट कराते हो तो फ्लक्स बदलेगा, और जहां फ्लक्स बदलेगा वहां पे ईएमएफ की बात की जा सकती है। ये दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है देख लेते हैं ध्यान से। लिखा है द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटेन्स अ नेगेटिव साइन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? अभी बताया था नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। The induced EMF opposes the change in magnetic flux. The induced EMF opposite to the direction of flux. No, आपको पता है the induced EMF opposes the change of flux. जो उसके साथ एसोसिएट यानी induced EMF जो है वो फ्लक्स चेंज का विरोध कर रहा है। माइनस साइन किसने लगाया था? किसने लगाया था माइनस साइन? आपको बहुत अच्छे से पता है किसने लगाया? लेंज ने। और लेंज ने विरोध ही तो बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है उसके बदलाव का विरोध करता है। ये अगर आपको लेंज लॉ भी याद है, लेंज लॉ, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है अभी बताया मैंने आपको। माइनस साइन मैंने क्यों लगाया था उसका रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे पास, लिखा द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू प्लेन इज वेरिंग अक्रॉस। यानी फ्लक्स का जो बदलाव है वो टाइम के अनुसार बदल रहा है। कितना? Flux is the function of time, that is equal to 5t cube plus of 4t square plus of 2t minus of 5। यानी टाइम के अकॉर्डिंग फ्लक्स बदल रहा है। If the resistance of the coil, यानी रेजिस्टेंस कॉइल कितना है? 5 ohm, then the induced current through the coil at t is equal to 2 second। यानी t is equal to 2 second में इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन ना लगाएं, तो डी बाई डी टी ऑफ फाई बी हैवन वैल्यू इज 5t क्यूब प्लस ऑफ 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t माइनस ऑफ 5। आपको पता है कि चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ? तो 5t क्यूब स्क्वायर 5 3 जा 15t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, प्लस 8t प्लस ऑफ 2, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ईएमएफ एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, प्लेस द वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड, तो 2 2 4 15 60 प्लस 2 8 16 प्लस 2। क्लियर? यानी 2 2 4 15 60 एंड 8 2 16 प्लस 2, यानी दैट इज 78
78 वोल्ट, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। और I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। उस टाइम वोल्टेज कितना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज 78, और R आपके पास कितना है 5 ओम। तो 5 एकम 5 2 5 5 5 25 3 5 6 यानी एम्पियर, 15.6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा सर्किट में। क्लियर? तो एक बेसिक सा एनालिसिस फॉर्मूला आपको पता था, स्टेटमेंट आपको पता था, आपने कैलकुलेशन कर ली। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आप इनको कोशिश करना, ट्राई करना कि या तो आप आराम से हो जाएं। आप इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं इस लॉ से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूं कि आप प्लीज इसे कोशिश करो सॉल्व करने की। डन? लेंज लॉ मैंने आपको समझाया। लेंज लॉ में ये बता दे रहा है कि भैया अगर किसी भी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स आप चेंज करते हो तो वो कॉइल बैटरी जैसी बिहेव करने लग जाती है। देखो पा रहे हो, एक सेल का स्ट्रक्चर बैटरी जैसे बिहेव करने लग जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहां पे भी है, देख लेते हैं। लिखा है लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन बताया मैंने आपको, यहां पे एनर्जी कंजर्व्ड होती है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास। एक क्वेश्चन यहां पे है, लिखा है टू डिफरेंट वायर लूप्स आर कॉन्सेंट्रिक एंड लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, दिख रहा है। द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज, आउटर लूप में करंट क्लॉकवाइज है, इंक्रीजेस विद टाइम, यानी करंट को आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज होगा इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या देखो ना, करंट ऐसे है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता है बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेडियस आर है तो बी का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा। कॉइल क्या चाहेगी, फ्लक्स डिक्रीज कर जाए, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहेगी। तो इसका मतलब ये है करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, इस काउंटर क्लॉकवाइज, उसमें क्लॉकवाइज तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना। नेक्स्ट मैंने बोला है कि यार मैं इस सेशन के लिए 2 वीडियोस मैंने रखे हैं, तो नेक्स्ट सेशन मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को नेक्स्ट सेशन होने वाला है। मैंने बताया ना कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया इससे रिलेट करती हुई चीजें ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट और अधिक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।